नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल E3N निखिल गुप्ता में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ सवाल देखेंगे जो कि पिछले वीडियो पर आधारित हैं। तो शुरू करते हैं। पहले उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण हम लोग जो देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए प्रश्नावली 1.1 है, तो उसके पहले जो उदाहरण होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। अगर प्रश्नावली 1.2 के पहले का जो उदाहरण है उसे हम लोग कहेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे तो आसानी रहेगी समझने में। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1, इसमें हम लोग को देखना है कि बताना है इसमें हम लोगों को कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये तो गलत है, ठीक। और कैसे गलत है? तो वो इस प्रकार से गलत है कि पहले तो लिख देते हैं कि असत्य है। ये असत्य क्यों असत्य है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या क्या थी? प्राकृत संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही। और पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4, यानी प्राकृत संख्या में 0 और सम्मिलित कर लिया गया था। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है ये वीडियो, तो आप लोग इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये असत्य क्यों है? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या तो है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। इस कारण से यह असत्य हो गया। और दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सही है। पूर्णांक हम लोगों ने पढ़े थे कि सभी प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान और शून्य, इनका संग्रह पूर्णांक कहलाता है, ठीक। तो पूर्णांक, पहली बात तो ये सही है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सत्य है। और सत्य है क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक हमारे पास है 4, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 को 4/1, यानी इसको हम लोगों ने लिख दिया P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे 4 हो गया P और 1 हो गया Q। तो इसको हम लोगों ने 4 को P/Q के रूप में लिख दिया। और यहाँ पे Q का मान 1 है और 1 0 के बराबर नहीं होता। और हम लोग की परिमेय संख्या की परिभाषा ये कहती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P और Q पूर्णांक हो, साथ ही साथ Q का मान शून्य ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि P का मान 4 है, तो 4 पूर्णांक होता है। Q का मान 1 है, 1 भी पूर्णांक है। और Q का मान यहाँ पे 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि Q का मान 1 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सत्य है क्योंकि पूर्णांक m को m/1 कह सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या है।
ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा क्योंकि पूर्णांक m को m/1 कह सकते हैं जो कि परिमेय संख्या यानी m/1 परिमेय संख्या है। m पूर्णांक था, m/1 हो गई परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे यही पूछा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है क्योंकि सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये सत्य है या नहीं? तो हम लोगों ने पूर्णांक पढ़ा था 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा ही आगे तक, -1, -2, -3, -4 ये आगे तक, ये हमारे हो गए पूर्णांक। और परिमेय संख्या कैसी थी? परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे P तथा Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो। ठीक, तो जैसे 2/3, 7/5, 15, 7/15 इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2/3 कोई भी पूर्णांक नहीं है, 2/3 पूर्णांक में नहीं आता है। ठीक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये असत्य है क्योंकि 2/3 या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, 12/15, 3/7 कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या तो है। परंतु पूर्णांक नहीं। परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्णांक नहीं। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन उदाहरण देखते हैं कि 1 व 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इन्हीं दो संख्याओं के बीच की? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि दो संख्याओं के बीच की n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था d = y - x अपॉन n+1, जहां पर x y से छोटा था और n वो था कि हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 से छोटा है और जो छोटा था उसको हम लोग x बोले थे, तो x हो जाएगा 1 और y हो जाएगा 2। यहाँ पर n का मान है 5 क्योंकि 5 परिमेय संख्या हमको निकालनी है। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था d का, d बराबर y - x अपॉन n+1। इसको हल करेंगे आ जाएगा 2 - 1 अपॉन 5 + 1, तो 2 में 1 गए 1, 5 1 6। तो हमको जो परिमेय संख्याएं निकालनी है वो हो जाएंगी x + d, ये पहली परिमेय संख्या। x का मान है 1, d का मान है 1/6। तो इसको हल करेंगे तो 6 × 6 = 7/6। दूसरी परिमेय संख्या x + 2d, 1 + 2, d के मान है 1/6, तो 1 + 2/6, ये हो जाएगा 8/6। तो इसको अगर हम लोग आगे हल करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 तियां 6, 4/3। तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी x + 3d, x का मान 1, 3d का मान 1/6, ये हो जाएगा 1 + 3/6, 9/6, और ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6। तीसरी परिमेय संख्या आ गई। चौथी परिमेय संख्या होगी x + 4d, यानी 1 + 4, 1/6, ये हो जाएगा
10/6, 5/3। पांचवी परिमेय संख्या हो जाएगी x + 5d, 1 + 5, 1/6, 1 + 5/6, और ये हो जाएगा 11/6। ठीक, तो इस तरह से 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या आ जाएंगी। 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 व 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये हो जाएंगी 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 5/3, 11/6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? ठीक, तो इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, और इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पहला, तो 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कैसे है ये देखना। ठीक, तो हमको पता है कि हम किसी भी संख्या को, पूर्णांक को बटे में 1 लगाकर लिख सकते हैं। या तो फिर हम लोग यहीं से जानते हैं कि चूंकि शून्य एक पूर्णांक है और हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, इसलिए शून्य परिमेय संख्या तो है। फिर इसके बाद पूछा गया है कि हम लोग क्या शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं, 0 बराबर 0/1 लिख सकते हैं, या 0/2 लिख सकते हैं, या 0/3 लिख सकते हैं, या कुछ आगे कुछ भी करते हैं। यानी इसका मतलब ये है, हम लोग अगर 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग दे देंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर 0 में 1 से भाग दिया है, यहाँ 0 में 2 से भाग दिया है, यहाँ 0 में 3 से भाग दिया है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक, यानी हम लोगों ने 0 को p/q के रूप में लिख दिया। देखिए p यहाँ पर क्या है? 0, तो p पूर्णांक हो गया। और q क्या है? तो q इसमें है 1, पूर्णांक है q, इसमें है 2, पूर्णांक है 2, यहाँ पर q का मान 3, और 3 भी पूर्णांक है। यानी सब में p और q पूर्णांक हो गया। ठीक, और q का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी q का मान कहीं भी 0 नहीं है। इसलिए हम लोग 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम लोग केवल इस पे गौर करें, 0 और 0/1 में, यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूर्णांक के नीचे 1 लगा सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
हमने पूर्णांक के नीचे 1 लगाया तो 0/1 0 के बराबर हो जाएगा। 0 में 0/1 लिखा हुआ है तो इसमें p क्या हो जाएगा, इसमें p हो गया, यानी जो अंश होता है वो p होता है, और अंश यहाँ पर है 0 तो p हो गया 0। और हर q होता है, हर को हम लोग यहाँ पर q से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर q हो गया 1। तो यहाँ पे देखें तो p का मान 0, q का मान 1, तो 0 भी पूर्णांक 1 भी पूर्णांक है, यानी p और q पूर्णांक हो गया। और अगर q 1 के बराबर है तो 0 के बराबर तो होगा नहीं, ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो 0 परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में लिख पा रहे हैं जहां पर q का मान 0 नहीं है, ठीक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इसमें 3 छोटा है और 4 बड़ा है, जो छोटा होगा उसको x लेंगे, जो बड़ा होगा उसको y लेंगे। और चूंकि 3 व 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए n हो जाएगा 6, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर से कर ले रहे हैं। तो d का मान आ जाएगा y - x/n + 1, d बराबर 4 - 3/6 + 1, d का मान हो जाएगा 1/7। पहली संख्या, जो पहली अब परिमेय संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी x + d। x की वैल्यू यहाँ पर 3, d की वैल्यू 1/7। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 22/7, 22/7। इसके बाद दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी x + 2d। तो यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे, x का मान है 3 और ये 2 हो गया, d का मान है 1/7, तो ये हो जाएगा 3 + 2/7 हो जाएगा 23/7। तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी x + 3d, ये हो जाएगा 3 + 3 और ये हो जाएगा 24/7। इसका कंसेप्ट अगर आप लोग को सही से समझना है, इंट्रोडक्शन समझना है, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें इसके बारे में पूरा कंसेप्ट बताया गया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तीसरी परिमेय संख्या आ गई, और चौथी परिमेय संख्या है x + 4d, यानी 3 + 4 1/7 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे आ जाएगा 25/7। और इसके बाद अगली संख्या हो जाएगी x + 5d, ये हो जाएगा x का मान 3, 5, d का मान 1/7, ये हो जाएगा 3 + 5/7, तो हो जाएगा 26/7। के बाद छठवीं परिमेय संख्या आ जाएगी x + 6d, यानी ये हो जाएगा 3 + 6 1/7, यानी 3 + 6/7, और ये हो जाएगा 7 लासा हो गया, इससे 21 6 27/7, ठीक। तो इस प्रकार से हमें 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्या मिलेंगी वो होंगी, लिख देते हैं पहले, 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय
हो जाएंगी 3 व 4 के बीच की 6 परमेय संख्या हो जाएंगी 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 3 व 4 के बीच की 6 परमेय संख्या हो गई। ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है। इसमें पूछा गया है 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं क्या होंगी। इसमें पहले हमको पता होना चाहिए कि 3/5 व 4/5 के बीच में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि छोटा बड़ा कौन है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है तो वो देख लीजिए। 3/5 और 4/5 जब भी दो भिन्नों में ज्ञात करना हो कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो जैसे हम लोग हल करते थे भिन्नों का जोड़ घटाव का सवाल, सेम वैसे ही इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या करते थे कि हर का लासा लेते थे। तो 5 और 5 का लासा हो जाएगा 5, और फिर जैसे जोड़ने घटाने के लिए जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया यहाँ कर देंगे। 5 एकम 5 और 1 तिया 3, 5 एकम 5, 1 चौके 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो यही चिन्ह यहाँ भी लग जाएगा, यानी 3/5 छोटा हो जाएगा और 4/5 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 3/5 छोटा है 4/5 से, इसलिए x का मान हो जाएगा 3/5 और y हो जाएगा 4/5। यहाँ पे हमको 5 परमेय संख्याएं निकालनी है। इसका मतलब है कि n का मान है 5। और तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। d का फार्मूला था y - x/n+1। d का मान हो जाएगा, y का मान 4/5, 3/5, 5-1, 4/5 में 3/5 घटाएंगे 1/5, 6। तो अब ये हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/5/6 को 1/5/6/1, और अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा और बाहर बाहर गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा d का मान आ जाएगा हमारा 1, बाहर बाहर यानी 1 1 का गुणा, और अंदर अंदर यानी 5 का 6 से गुणा। ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 5 छक्के 30। तो d का मान हो गया 1/30। अब हम लोगों को परमेय संख्याएं निकालनी है कि 5 परमेय संख्याएं क्या होंगी। तो पहली परमेय संख्या होगी x + d। x + d पहली परमेय संख्या। तो x यानी 3/5 प्लस d का मान है 1/30। 30 लासा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 19/30। दूसरी परमेय संख्या हो जाएगी x + 2d, 3/5 प्लस 2, 1/30, यानी 3/5 प्लस 2/30, 30 लासा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/30। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 2/3। तीसरी परमेय संख्या हो जाएगी x + 3d, यानी 3/5 प्लस 3, 1/30, और इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 21/30।
और इसको काटेंगे तो 3 सते 21, 3 दहम 30, यानी 7/10। 3 परिमेय संख्या आ गई। इसके बाद चौथी परिमेय संख्या x प्लस 4d, x का मान 3/5 प्लस 4 और d का मान हो जाएगा 1/30, और ये हो जाएगा हमारा 22/30। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 15, यानी 11/15। पांचवी परिमेय संख्या हो जाएगी x प्लस 5d, यानी 3/5 से 30, ये हो जाएगा 23/30। तो 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हो गई 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ये हमारा आंसर। और यही सवाल था जो पिछले लेक्चर में अपलोड नहीं हो पाया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वो यही सवाल था। तो इसको देख लेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा बड़ा देख लेते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो छोटा होगा वो x का मान होगा, जो बड़ा होगा वो y का मान होगा। n क्या होता है, हमको जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं। फिर हम लोग d का सूत्र लगाते हैं, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। y x और n का मान रख देंगे, d का मान आ गया 1/30। फिर हमको जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं हम लोग उतना ही जोड़ते चले जाते हैं x में। x प्लस d पहली संख्या, x प्लस 2d दूसरी परिमेय संख्या, x प्लस 3d तीसरी परिमेय संख्या, x प्लस 4d चौथी परिमेय संख्या, x प्लस 5d पांचवी परिमेय संख्या। अगर इस तरह से और आगे निकालना होता x प्लस 6d, x प्लस 7d, x प्लस 8d, इस तरह से आगे करते चले जाते। ठीक, तो हम लोग को 5 ही निकालनी थी, इसलिए हम लोगों ने x प्लस 5d तक ही गए हैं। तो ये हमारी 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आ गई। देखिए, दो संख्याओं के बीच, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या 1 लिखी हुई है, कोई संख्या 2 लिखी हुई है, तो दो संख्याओं के बीच अनेक संख्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 इसके बीच हो जाएगा, ठीक, 1/4 ये भी इसके बीच है, 3/4 ये भी इसके बीच है। इस तरह से हम लोग कई संख्याएं कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी संख्याएं यही आए, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो 3/5 और 4/5 के बीच ही आएगा। हो सकता है कि किसी अन्य मेथड से आपकी संख्याएं कुछ और आए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 1/4, 1/2, 3/4 लिखा है, किसी ने इनके बीच में मान लीजिए लिख दिया हो 1.31, 1.42, 1.87। ये भी संख्याएं 1 और 2 के बीच ही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके 1 और 2 के बीच संख्याएं यही होंगी, ये भी हो सकती हैं। दो संख्याओं के बीच अनेक संख्याएं होती हैं, असंख्य संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 1/4, 1/2, 3/4 नहीं होगा, ये तो 0 और 1 के बीच की संख्याएं हो गई। 1/2 और 2 और 1 और 2 के बीच की जो संख्याएं होंगी वो होंगी 5/4, 3/2 और 7/4। ठीक, ये सही है। वो 0 और 1 के बीच का था, ये 1 और 2 के बीच की है।
ये प्रश्न संख्या चौथा। इसमें हमको सत्य असत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्राकृत संख्या क्या है। एक से शुरू होती हैं, फिर गिनते चले जाइए 1 2 3 4 लास्ट तक। लास्ट मतलब कहीं होता नहीं, एक तरह से मान सकते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्याएं होती हैं कि प्राकृत संख्याएं रखिए, साथ ही साथ शून्य रख दीजिए। पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं रखिए, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान रखिए और शून्य रखिए। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो देखते हैं ये पूरी प्राकृत संख्या है। ये पूरी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है या नहीं आती, आती है। ठीक, जीरो और लगा होता है इसमें। ये पूरी प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सत्य कथन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य, क्यों? क्योंकि जो है पूर्ण संख्या में शून्य के अतिरिक्त प्राकृत संख्या भी आती हैं। ठीक, क्वेश्चन है इसमें, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसमें लिखेंगे पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, होती हैं, सम्मिलित होती हैं। इसके बाद अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये असत्य है। क्यों असत्य है? इतने पूर्णांक 0 से लेके 1 2 3 4 ये तो पूर्ण संख्या हैं, लेकिन -1 -2 -3 -4 इधर के ये पूर्ण संख्याओं में नहीं आते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसे असत्य लिखेंगे। क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या ऋणेतर। ऋणेतर का मतलब होता है, देखिए, धनेतर का मतलब नॉन पॉजिटिव और ऋणेतर का मतलब नॉन निगेटिव। धनेतर मतलब ऐसी संख्याएं जो धनात्मक संख्याएं ना हो, जैसे 0 हो गया, -1 -2 -3 -4। ठीक, तो ये हमारी धनेतर संख्याएं हैं, ये धनात्मक संख्याएं नहीं है। ऋणेतर संख्याएं ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक ना हो, तो 0 1 2 3 4 इसमें से कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है। 0 1 2 3 4 किस में आ जाएगी, नॉन निगेटिव। ऋणेतर मतलब नॉन निगेटिव, जो ऋणात्मक ना हो, तो इसमें कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है। धनेतर यानी नॉन पॉजिटिव, यानी धनात्मक संख्या ना हो, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक ना हो इसमें, और इसमें ऋणात्मक पूर्णांक ना हो। ये क्या हो जाएगा, 0 -1 -2 -3 -4 आगे। इसको समझेंगे इस तरह से, अगर धनेतर कह रहा है नॉन पॉजिटिव यानी कोई भी पॉजिटिव संख्या ना हो, धनात्मक ना हो, और ऋणेतर मतलब नॉन निगेटिव, कोई भी ऋणात्मक संख्या ना हो। तो यहाँ पे देखें पूर्णांक कैसा होता है, पूर्णांक ऋणात्मक होता है।
लेकिन पूर्ण संख्या कैसी होती हैं? ऋणेतर होती हैं। ऋणेतर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है। और अगर इसमें ऋणात्मक नहीं है तो ये पूर्ण संख्या और पूर्णांक एक नहीं हो सकते। ठीक, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं जबकि पूर्ण संख्या ऋणेतर होती हैं, तथा पूर्ण संख्या ऋणेतर होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हों तथा Q का मान 0 ना हो, यानी एक तरह से कोई भिन्न हो। ठीक, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब भिन्न भी होगी और पूर्णांक भी होंगे, वो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या हो सकती है जैसे मान लीजिए 2, -2, 3/4, 7/8, इस तरह से ये परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 और -2 पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पहले तो देखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। असत्य है क्योंकि देखिए परिमेय संख्या क्या हो सकती है? 2/7 भी परिमेय संख्या होगी। क्या 2/7 पूर्ण संख्याओं में आती है? नहीं आती। ये पूरा पूरा एक अंक होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये पूरा पूरा अंक होता है, इसमें बटे में नहीं होता, बटे में 7 लगा हो। ठीक, तो क्योंकि 2/7 एक परिमेय संख्या है जो कि पूर्णांक नहीं है, सॉरी, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली 1.1। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और लाभदायक होगा आपके लिए। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।